वनमाली सृजन पीठ के कार्यक्रम राहों के अन्वेषी में आप सभी का स्वागत है। कविता की आज की शाम में आज हमारे साथ हैं आदरणीय वंदना टेटे जी, विभाग जागो जी और अनुज लोगन जी, और हमारे साथ हैं वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष श्री लीलाधर मंडलोई जी। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने श्रोताओं का और अपने प्रतिभागी कवियों का औपचारिक स्वागत करें। मंडलोई। नमस्कार। वनमाली सृजन पीठ दिल्ली पिछले 4-5 वर्षों से अपने कार्यक्रमों को लेकर सक्रिय है। इसकी स्थापना सुप्रसिद्ध कथाकार, आलोचक और शिक्षाविद स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की स्मृति में किया गया है। ये चौथे दशक यानी कि आजादी के दौर के एक महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं और उनकी लेखकीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन न केवल दिल्ली में बल्कि खंडवा, बिलासपुर और भोपाल, इस तरह से कुल 4 जगहों से आयोजित किए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसमें विधाओं की डेमोक्रेसी को बनाए रखा जा सके और साहित्य, फिल्म, संगीत, चित्रकला यानी कि कलाओं के विविध आयामों को हम अपने कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। आज युवा कविता के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हमारे बीच हैं और मैं कह सकता हूं कि जैसा कि इस कार्यक्रम का शीर्षक है राहों के अन्वेषी और ये पद तार सप्तक के समय का है। तार सप्तक के जितने कवि प्रकाशित हुए थे, हम जानते हैं कि उनमें मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय जैसे कवि हमारी कविता के ध्वजवाहक बने। तो जो कवि आज हैं उनके बारे में अपनी बात कहने के पहले मैं ये कहूँगा कि अंधेरी गुफाओं से आती इन कविताओं की आंखें गहरी लाल है और भुजाएं इस्पात सी काली है और पांव चट्टान की तरह भारी हैं। मित्रों, 21वीं शताब्दी में पूंजीवादी शक्तियों ने सृष्टि के जल, जंगल, जमीन और मनुष्य की स्वाधीन सत्ताओं को लगभग बंधक बना रखा है। हम आतंक में अपनी आजादी खो रहे हैं। हमारे चारों तरफ कटघरे हैं और पूंजी हमारे नैसर्गिक संसाधनों के खिलाफ हिंसक और क्रूर साजिशों में मुब्तला है। न्याय लगता है जैसे कहीं रेहन पड़ा है और मानव अधिकार की जुबानें जैसे काट ली गई हैं। हमें जिस कविता की जरूरत है वो जड़ों को नहीं, सूखते दरख्तों को संबोधित है। वह कोई बड़ा कृतिक रचने में असमर्थ है कि वह नगरीय दुष्चक्रों में सत्ताओं के साथ खड़ी होती दिखाई देती है। वो सम्मानों, पुरस्कारों, झूठे प्रलोभनों का शिकार होती भी दिखाई देती है। वह बिना स्थानीय हुए वैश्विक होने का ख्वाब देखने लगती है। ऐसे समय में भविष्य की कविता का रास्ता जिन कवियों से निकलता दिखाई दे रहा है वे आज हमारे साथ है। इसे आप मेरी बड़ी बात ना माने, बल्कि कविताओं में इस सच की आप शिनाख्त करें। सबसे पहले वंदना टेटे जी, आदिवासी समाज में स्त्री स्वर की अस्मिता जिन कवियों से बनी है उनमें कविता टेटे एक विलक्षण नाम है। वे ऊर्जावान है। वे अपनी कविताओं में जैव विविधता, विस्थापन और विकास के भीषण यथार्थ को रेखांकित करती हुई हस्तक्षेप करती हैं। वे स्त्री अस्मिता की हकीकत की शिनाख्त करती हुई रंगों की तरफ जाती हैं। उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। तुम मत सोचना सोनी, चेहरा खराब हो गया है तुम्हारा, उस समाज की बेटी हो तुम जिसमें कोई चेहरा बदसूरत नहीं होता। उसके आगे वो ये भी कहती हैं कि तुम्हारे चेहरे का रंग
जामुनी है जो बदल देगा व्यवस्था का कसैला स्वाद। उनकी कविताओं का एक चेहरा और है। अगले कुछ दशकों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे आदिवासी। ग्लोबली इकोनॉमी का बुलडोजर सपाट कर देगा धरती को, और हत्यारे शिकारियों के दल चुन चुनकर मार देंगे जंगल के जीव जंतुओं को। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में और पूंजी के कारपोरेट दमन के बीच ये हमारी कविता के भविष्य का चेहरा है। ये उस अन्वेषण में है जो हमारे समय के लिए और 21वीं शताब्दी के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि वंदना जी से हम अपनी कविताओं की शुरुआत करें और उनका एक परिचय राखी जी देंगी। शुक्रिया मंडली जी। वंदना टेटी जी झारखंड के खड़िया आदिवासी समुदाय से हैं। झारखंड आंदोलन की राजनीतिक पत्रिका झारखंड खबर की उपसंपादक रह चुकी हैं। राजस्थान की सामाजिक विमर्श की पत्रिका समकालीन ताना बाना एवं बहुचर्चित बाल पत्रिका पतंग का प्रकाशन व संपादन कर चुकी हैं। वर्तमान समय में झारखंड की पहली बहुभाषीय पत्रिका झारखंडी साहित्य संस्कृत अखड़ा मासिक पत्रिका व जोहार सैया आदि पत्रिकाओं का संपादन व प्रकाशन कर रही हैं। वंदना जी की चर्चित पुस्तकें हैं किसका राज है, झारखंड एक अंतहीन समय का था, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, आदिम राग और कौन जोगा आदि है। अभी हाल में आपके संपादन में आदिवासी स्त्री कवियों की कविताओं का संकलन कविमन जनीमन बेहद चर्चित रहा है। डोल जतरा, कोना जोगा, डूबा के खिलाफ आदि कविताएं परंपरागत आदिवासी लय, काव्यात्मकता और बिंबों के जरिए हमें उस दुनिया में ले जाती हैं जिससे आम आदमी अपरिचित है। उनसे विनम्र निवेदन है कि वे अपना कविता पाठ प्रारंभ करें। वंदना जी। हाँ, वनमाली सृजन पीठ के साथी अध्यक्ष लीलाधर जी और राखी जी, आप सभी के साथ साथ मैं आज की संध्या के मेरे दोनों भाई वैभव और अनुज, आप सभी को जोहार कहती हूँ और अपने तमाम श्रोताओं को भी जोहार कहती हूँ। आज 23 तारीख है, 23 अगस्त। आज का दिन हमारे लिए और भी एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन में हमारे बीच आए थे डॉक्टर पद्मश्री रामदयाल मुंडा जी। आज उनकी 81वीं जयंती है। इस अवसर पे सबसे पहले, जो कि हम हमेशा पुरखों को एक बार याद करते हैं और वो हमारे पुरखों की पांत में चले गए हैं, तो मैं आज के दिन उनको जरूर पहली कविता उनके नाम से पढ़ना चाहूंगी, जो मैंने उनके लिए ही लिखा था और 2016 में लिखा था उनके 77वें जन्मदिन के अवसर पे। तो इस कविता से मैं आज अपने इस संध्या को शुरू करती हूँ। लौटते हैं पुरखे, लौटते हैं पुरखे अपनी पुरानी दुनिया के साथ, लौटते हैं पुरखे अपनी पुरानी दुनिया के साथ, कहावतों में, मुहावरों में, गीतों में, कहानियों में, बांसुरी नगाड़ा बजाते हुए। लौटती है जैसे बारिश बूंद हहराती नदियां बनकर, पहाड़ों के रास्ते जंगल का हाथ थामे थामे। लौटती हैं जैसे बारिश बूंद हहराती नदियां बनकर, पहाड़ों के साथ, पहाड़ों के रास्ते जंगल का हाथ थामे थामे। गीत सिर्फ गीत नहीं होते, गीत सिर्फ गीत नहीं होते, कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, पहाड़ों पर वे लगातार चढ़ते उतरते रहते हैं, चांद और सूरज की तरह। पहाड़ों पर वे लगातार उतरते चढ़ते रहते हैं, चांद और सूरज की तरह। कहानियां लौटती हैं, कहानियां लौटती हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं। बच्चे की तुतलाती हुई जबान सी नहीं लिखा जा सकता जिन्हें किसी भी लिपि में।
नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें किसी भी लिपि में वह प्रियतम की फुसफुसाहट की तरह होती हैं, जिसे सिर्फ संगी प्रेमी ही समझ बूझ सकते हैं। रक्त की तरह लौटते हैं पुरखे, रक्त की तरह लौटते हैं पुरखे, जिससे देह आजीवन चमकती रहती है। पुरखा पहाड़ों का श्रृंगार किए, माथे पर पुरखा आत्माओं का फूल संजोए। रक्त की तरह लौटते हैं पुरखे, जिससे देह आजीवन चमकती रहती है। पुरखा पहाड़ों का श्रृंगार किए, माथे पर पुरखा आत्माओं का फूल संजोए। ये मैं हमारे बौद्धिक और सांस्कृतिक अगुवा के लिए मैं दूसरी कविता जो पढ़ना चाहूंगी वो कविता है डुबो के खिलाफ, जिसकी चर्चा अभी राके जी ने की थी। डुबो के खिलाफ। डुबो यानी प्रेत। आदिवासियों में प्रेत सिर्फ बुरे नहीं होते, अच्छे बुरे होते हैं और जिनको हम मानते हैं। मुचकुंद की पत्तियां अपना हरा रंग छोड़ होने लगी है नारंगी। मुचकुंद की पत्तियां अपना हरा रंग छोड़ होने लगी है नारंगी, और फिर हो जाएंगी लाल। खून फिर नसों से होड़ लेगा, खून फिर नसों से होड़ लेगा। कंपनियां घेरा डेरा डाल रही हैं। हरे खेतों की ओगरा करते हमारे कुंभों के दरवाजे पर टंगे हैं हंसुआ धार वाले। कंपनियां डेरा घेरा डाल रही हैं, हरे खेतों की ओगरा करते हमारे कुंभों के दरवाजे पर टंगे हैं हंसुआ धार वाले। जब चलते हैं बुलडोजर हंसुआ हिलते हैं मानो, मंगला की सुनाई कहानी का बीड़ी तंबाकू मांगता डूबो, हिला रहा हंसुओं को हिलिर बिलिर। जब चलते हैं बुलडोजर हंसुआ हिलते हैं मानो, मंगला की सुनाई कहानी का बीड़ी तंबाकू मांगता डूबो, हिला रहा हंसुओं को हिलिर बिलिर। और सुकू कुंबा के अंदर जमा कर रहा अपने भीतर बोरसी की आग, जुटा रहा पोर पोर में पुरखों की ताकत कंपनी के बड़े बड़े डुबो के खिलाफ। और सुकू कुंबा के अंदर जमा कर रहा अपने भीतर बोरसी की गर्मी, जुटा रहा पोर पोर में पुरखों की ताकत कंपनी के बड़े बड़े डुबो के खिलाफ। मेरी तीसरी कविता है धवई के फूल। धवई जंगल का फूल है, झाड़ियों की तरह हो, झाड़ियों में ये खिलता है। और हम सब लोग सिर्फ पलाश को जानते हैं, लेकिन धवई धवई भी लाल रंग का फूल होता है, और वो जब खिलता है तो वह भी जंगलों में आग लगा देता है। धवई के फूल। लाल धवई के फूल खिल रहे हैं, लाल धवई के फूल खिल रहे हैं। जंगल में फूल चिभी रस जोभ रही है रासे रासे। जिरुल के छोटे फूल खुश हैं बहुत खुश, परास हकवा कर रहा है। जिरुल के छोटे फूल खुश हैं बहुत खुश, परास हकवा कर रहा। डंपर के पैरों तले रौंदी धूल जंगल से निकली हवा से मिल जदुर खेल रही है। कुजाम पाट झूम रहा है, क्योंकि असुर और उरांव झंडा लेते हुए धैर्य धैर्य आ रहे हैं। क्योंकि असुर और उरांव झंडा लेते हुए धैर्य धैर्य आ रहे हैं। अब पुरखों की विरासत को अपने पीठ पर बितरा चुकी औरतें अपने कंधे पर बहिंगा ले तैयार है उन्मेर कोड़ा। उन्मेर कोड़ा जवान युवक, और धैर्य धैर्य आप सभी जानते हैं कि पंक्ति पंक्ति। कई सारे इसमें शब्द हैं जो आप लोग शायद समझ रहे होंगे, और कविता तो समझने के लिए ही होती है। मेरी अगली कविता मैं पढ़ूं आगे? अध्यक्ष जी पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। अगली कविता है बहुत से लोग। बहुत से लोग व्यवस्था में रहते हुए, बहुत बहुत लोग
व्यवस्था को नकारते हुए राजपाट, परिवर्तन, क्रांति बहुत कुछ चाहते हैं। बहुत लोग व्यवस्था को नकारते हुए राजपाट, परिवर्तन, क्रांति बहुत कुछ चाहते हैं। हम नहीं चाहते सिंदूर जितना जीवन, संविधान जितनी पृथ्वी। हम नहीं चाहते सिंदूर जितना जीवन, संविधान जितनी पृथ्वी। हम बस प्रकृति चाहते हैं। हम बस प्रकृति चाहते हैं। भात जितना, नदियां चाहते हैं माड़ झोर जितना, साग तियन चाहते हैं और पहाड़ बस नमक भर। माड़ झोर जितना नदियां चाहते हैं, साग तियन चाहते हैं और पहाड़ बस नमक भर, जिसमें चांदनी जितनी मिठास हो और सूरज जितना खट्टापन। जिसमें चांदनी जितनी मिठास हो और सूरज जितना खट्टापन। मेरी अगली कविता मैं पढ़ती जाऊं ना, यहाँ होगा तो? जी हाँ पढ़िए। दरअसल क्या है कि आपकी कविताओं को वाह वाह के बीच में नहीं सुना जा सकता। वो पूरे धैर्य की मांग करती हैं और आप इतना नया शब्द संसार लेकर कविता में आई हैं। आपके बिंब बहुत टटके और अलग हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ ज्यादा रहना चाहते हैं बजाय आह और वाह के। सुनाइए अपनी कविताएं। आभार लीलाधर जी। सोनी सोरी के लिए मैंने कविता लिखी थी जब उन पर हमला हुआ था, जिसका जिक्र आपने भी किया। तुम्हारा चेहरा जामुनी हो गया है सोनी, तुम्हारा चेहरा जामुनी हो गया है सोनी, इसकी मिठास अब और बढ़ गई है। इसका अर्क असाध्य रोगों की अचूक दवा है। नहीं जानते हैं वे जिन्होंने बना दिया है तुमको जामुन। इसकी मिठास अब और बढ़ गई है, इसका अर्क असाध्य रोगों की अचूक दवा है। नहीं जानते हैं वे जिन्होंने बना दिया है तुमको जामुन। तुम मत सोचना सोनी, तुम मत सोचना सोनी, चेहरा खराब हो गया है तुम्हारा। उस समाज की बेटी हो तुम जिसमें कोई चेहरा बदसूरत नहीं होता। हम आदिवासी औरतों का यह सत्ता सिर्फ देह से जानती है। हम आदिवासी औरतों को यह सत्ता सिर्फ देह से जानती है या फिर लड़ाकू हौसले से। चेहरा हमारा सदियों से सुर्पनखा है बहन, चेहरा हमारा सदियों से सुर्पनखा है बहन, और इतिहास हमारी नाक, जिसे काटते रहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके भाई बंद रिश्तेदार। जिसे काटते रहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके भाई बंद रिश्तेदार। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा फल उठी हो जामुन सी, अब तुम पहले से कहीं ज्यादा फल उठी हो जामुन सी। देश के जंगल दहक रहे हैं तुम्हारी जामुनी आभा से। तुम्हारे चेहरे का जामुनी रंग बदल देगा व्यवस्था का कसैला स्वाद। देश का भविष्य मीठा होगा ही एक दिन, देश का भविष्य मीठा होगा ही एक दिन, कह रहे हैं गांव, कह रहा है जंगल, कह रहा है हर जामुनी चेहरा। बदल देगा व्यवस्था का कसैला स्वाद। देश का भविष्य मीठा होगा एक दिन, कह रहे हैं जंगल, कह रहा है जंगल, गांव कह रहा है हर जामुनी चेहरा। सुनाइए। अगली कविता है मेरी आदिवासी औरतों पर, जो मैंने 2017 में लिखी थी। और ये समय चूंकि लगातार हम आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से हमले होते हैं और जिस तरह की चीजें हमारे बारे में कही जाती हैं, तो आदिवासी औरतों के बारे में भी बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, और उसी को लेकर के मैंने ये कहा था। बहुत किस्से हैं आदिवासी औरतों के बारे में, बहुत सारे किस्से हैं आदिवासी औरतों के बारे में। राक्षसी हैं, डाकिन हैं, जंगली हैं, डायन हैं।
पौराणिक ग्रंथों और सभ्य समाज में जिसे मारते हैं बार बार। पौराणिक ग्रंथों और सभ्य समाज में जिसे मारते हैं बार बार, साहित्य में जिसे चटाई सी बिछाकर साहित्यकार सोते रहे हैं लगातार। भोली है, मासूम है, भोली है, मासूम है, खटमिठ है जामुन की तरह। हालांकि हलक में फंसी हुई हूल की लड़कियां, हलक में फंसी हुई हैं हूल की लड़कियां, उलगुलान की औरतें, जो टांगी, कुल्हाड़ी, बलुआ, फरसा, लाठियां लिए निकल आती हैं। हालांकि हलक में फंसी हुई हैं हूल की लड़कियां, उलगुलान की औरतें, जो टांगी, कुल्हाड़ी, बलुआ, फरसा, लाठियां लिए निकल आती हैं ब्रिटिश कालीन गजेटियरों में। आदिवासी गीतों, कहानियों में, गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्टों में। डरो, डरो कि आदिवासी औरतें जंगली होती हैं। डरो कि आदिवासी औरतें जंगली होती हैं। भूलो मत, भूलो मत कि औरतें बर्बर होती हैं। बार बार दर्ज करो, लिखो, बार बार दर्ज करो, लिखो कि उलगुलान की औरतें डायन होती हैं। बदलो अपना पुराण और साहित्य, बदलो अपना पुराण और साहित्य कि धरती आबा बिरसा की बेटियां महज भोली भाली चटाई होती हैं। बदलो अपना पुराण और साहित्य कि धरती आबा बिरसा की बेटियां महज भोली भाली चटाई होती हैं। सुनाइए और सुनाइए। जी। हवा है हम, ये भी लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, अपनी बहनों के लिए। हवा है हम, कभी शीतल कभी गर्म, हवा है हम, कभी शीतल कभी गर्म, कभी धूल कभी बवंडर, नहीं दिखती हुई भी हर जगह है हम। हमारे बिना तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं, हमारे बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं। अक्कड़ बक्कड़ धूम धड़ाक का खेल छोड़ो, अक्कड़ बक्कड़ धूम धड़ाक का खेल छोड़ो। हम नहीं होंगे तो खुद को किसी आईसीयू में कब तक बचा पाओगे। हम नहीं होंगे तो खुद को किसी आईसीयू में कब तक बचा पाओगे। हवा है हम, कभी शीतल कभी गर्म, कभी धूल कभी बवंडर। बहुत सुंदर। और पढ़ सकती हूँ? जी पढ़िए पढ़िए, अभी आप 5 मिनट और पढ़ सकती हैं। जी जरूर। बेदखल होती स्त्री, स्त्री, औरत, युवती, लड़की, जब भी बनाती है जमीन अपने खड़े होने के लिए बड़े साहस से, कि रिश्तों के हुक्मरानों के कान खड़े हो जाते हैं। स्त्री, औरत, लड़की, युवती जब भी बनाती है जमीन अपने खड़े होने के लिए बड़े साहस से, कि रिश्तों के हुक्मरानों के कान खड़े हो जाते हैं। नजरें गिद्ध की सी पैनी और पंजे धारदार हो जाते हैं। जिद्दी, निर्भीक, लड़ाकू स्त्री उपनामों का बोझ ढोए खड़ी है जबरन अपनी जमीन पर। जिद्दी, निर्भीक, लड़ाकू स्त्री उपनामों का बोझ ढोए खड़ी है जबरन अपनी जमीन पर। हाँ, बड़ी उद्दंडता से, क्योंकि फतवा जारी है उसके खिलाफ, और वह हुक्मरानों के लरियाए मुंह और कुत्ते से तीखे दांतों के खिलाफ। और खड़ी है वह बड़ी उद्दंडता से, क्योंकि फतवा जारी है उसके खिलाफ, वह हुक्मरानों के लरियाए मुंह और कुत्ते से तीखे दांतों के खिलाफ। एक कविता और सुनाइए। जी। मुझे मालूम नहीं था कितनी सारी कविताएं पढ़नी होंगी, इसलिए मैंने ठीक है।
मैं कविताओं वाली नदी। मन चाहता है कविताओं की नदियों में डूबती उतरती गोते लगाऊं। अब भी कभी मन चाहता है कविताओं की नदियों में डूबती उतरती गोते लगाऊं। पहाड़ों की ढलान पर गाती हुई उतरूं। जटंगी के खेतों में पीली फ्राक पहने छुप जाऊं। जटंगी के खेतों में पीली फ्राक पहने छुप जाऊं और दादा से कहूं ढूंढो मुझे। पके जामुन से रंग लेकर जब बादल पहाड़ों से सहिया जोड़ने चले तो उन्हें गले मिलते देखूं। पके जामुन से रंग लेकर जब बादल पहाड़ों से सहिया जोड़ने चले तो उन्हें गले मिलते देखूं। पर कैसे करूं मैं पूरी अपनी ये चाहना। पर कैसे करूं मैं पूरी अपनी चाहना। कविताओं वाली नदी सूखने लगी है, गीतों के पहाड़ उजाड़ है। जटंगी के खेतों में हिंडाल्को की माइंस खुदी है। सूख गए हैं पोखरे, बादल पहाड़ों से आंख चुरा रहे हैं और जंगल से गुजरती हवा गुनगुनाना गुदगुदाना भूल गई है। बादल पहाड़ों से आंख चुरा रहे हैं और जंगल से गुजरती हवा गुनगुनाना गुदगुदाना भूल गई है। बस फुसफुसाती हुई न जाने क्या कहती है कि मन अंदेशे से भरे दह में डूबता उतरता है और कविताओं की नदियों में डूबने की इच्छा बंदूक की बटों और बूटों के नीचे कराहती रहती है दिन रात, कराहती रहती है दिन रात। बहुत शुक्रिया वंदना जी। मुझे एक चीज याद आ रही है। हमारे गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, उनका नाम मैसो था। वो हमेशा हमसे पूछा करती थी कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी नाल कहाँ गड़ी है। वंदना जी की कविताओं को सुनते हुए ये अर्थ आज ज्यादा खुलकर समझ में आया कि एक कवि की नाल जहाँ गड़ी होती है वो उसके साथ जीती और मरती है। हम देख रहे थे कि वंदना जी की कविताओं में सिर्फ जीवितों के लिए जगह नहीं है, वहां मृतकों के लिए भी जगह है। और उनकी कविताएं जीवाश्म तक पहुंचती हैं, अपने पुरखों के जीवाश्म तक वो उनके साथ बने रहते हैं। यहाँ तक भूत अच्छे और बुरे होते हैं इसका पता भी हमको उनकी कविताओं से चलता है। और इतने अपनी धरती के रंग, अपनी नदियां, अपने पहाड़ और अपनी उलगुलान में जुटी हुई स्त्रियां अपनी पूरी अस्मिता के साथ, अपनी पूरी पहचान के साथ हमें आपकी कविता में दिखाई देती हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम जिन रंगों को, जिन नामों को, जिन शब्दों को और जिन पते ठिकानों को जो कि हमारी सृष्टि के पते ठिकाने हैं, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं आदिवासी संदर्भ में, वो कितने महत्वपूर्ण आपकी कविता में हो उठे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी नाल से जुड़ी रहें और यही कविता जो स्थानीय लग रही है दरअसल यही वैश्विक कविता है। इसी से सारी पहचान बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अनुज लगुन जी को दावत देंगे। दरअसल लगुन जी आदिवासी लोक का प्रतिनिधित्व करते हुए एक धारोष्ण कवि हैं। वे आदिवासी संघर्ष को इधर हिंदी की नागरिक कविता से बहुत बहुत पहले 19वीं शताब्दी में जो हमारी मातृभाषाएं अस्तित्व में आई थी वहां से कविता को पहचानते हैं और उनकी शिनाख्त करते हैं। उनका अध्ययन जो है बहुत विशद है, गंभीर है, जो पराधीनता से स्वाधीनता के बीच अपना विचार विमर्श रचता है, गढ़ता है, जिसमें वे ट्रकों में जाते पहाड़ों को देख सकते हैं, वे कोयले में पैदा
मजदूरों को जानते हैं, वे जानते हैं कि सरकार सिर्फ ठेकेदारों तक पहुंचती है और मजदूर हमारे समय में सिर्फ सलाखों तक ही पहुंच पाते हैं। जब मजदूर संघर्ष इधर वामपंथी कविता से भी गायब है, तब लुगून उस जीवन के प्रहरी कवि की तरह हमारे सामने आते हैं। उनकी कविताओं से कुछ बिखरी बिखरी सी पंक्तियां मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे जंगल में लोहे के फूल खिले हैं, बॉक्साइट के गुलदस्ते सजे हैं, कोयला और अभ्रक भी यहाँ थोक और खुदरा दोनों भावों में बेचे जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े बांध भी फूल की तरह खिले हैं। यहाँ के खुले हुए स्कूल गुरिल्ला युद्ध में मिलते हैं। यहाँ कोई अपना सगा नहीं है। ट्रक पर नदी को, पहाड़ को और गांव को जाता देखता हमारा ये कवि दरअसल हमारी कविता का, आज की कविता का वास्तविक अन्वेषी है। मैं राखी गर्ग जी से गुजारिश करूंगा कि वे उनका संक्षिप्त परिचय दें। धन्यवाद सर। अनुज जी झारखंड से हैं। अभी भारतीय भाषा केंद्र हिंदी विहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। भारत भूषण पुरस्कार, सावित्री त्रिपाठी साहित्य सम्मान से सम्मानित है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए उन्हें युवा साहित्य पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। अघोषित और गुलाम हमारी अर्थी शाही नहीं हो सकती उनकी बेहद चर्चित कविताएं रही हैं। आपकी कविताओं और लेखन में आदिवासी संघर्ष, उसके इतिहास और मिथक के रचनात्मक प्रयोग को समझने की पूरी कोशिश दिखाई देती है। मैं बहुत आदर के साथ अनुज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना कविता पाठ प्रारंभ करें। अनुज जी अनम्यूट कर लीजिए। जी शुक्रिया आपका। वनमाली सृजन पीठ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर के लिए। मैं कुछ नई पुरानी कविताओं के साथ आप सबके सामने और बिना किसी भूमिका के मैं कविता पाठ शुरू करता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है हमारी सदी के लिए न्याय का मुहावरा। शीर्षक है हमारी सदी के लिए न्याय का मुहावरा। जब बच्चे शरणार्थी शिविरों में अपने खेलने के लिए मैदान खोजेंगे, तब उनके भविष्य के लिए चिंता करना कायरता होगी। जब बच्चे शरणार्थी शिविरों में अपने खेलने के लिए मैदान खोजेंगे, तब उनके भविष्य के लिए चिंता करना कायरता होगी। जब स्त्रियां प्रसव से तड़प रही होंगी, गलियों में गश्त करते सैनिकों से रहम का आदेश नहीं मिल सकता। बूढ़ों के सांस की तकलीफों के लिए किसी दवाखाना तक तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक दरवाजे पर कोई नया होकर नहीं आ जाता। यहाँ तक कि चूल्हों के लिए भी नमक का समुद्र सूख जाएगा आंखों से। यहाँ तक कि चूल्हों के लिए नमक का समुद्र भी सूख जाएगा आंखों से, इससे पहले कि नफरत विचार की तरह हमारी अंगुलियों में धंस जाए। हम अपनी हथेलियों में बहती नदी का उद्गम खोज लें, हमें दिखाई देगी उसमें तैरती मछलियों का जादू। पानी का ऑक्सीजन उनके ही पसीनों का गंध है। इससे पहले कि नफरत विचार की तरह हमारी अंगुलियों में धंस जाए, हम अपनी हथेलियों में बहती नदी का उद्गम खोज लें, हमें दिखाई देगी उसमें तैरती मछलियों का जादू। पानी का ऑक्सीजन उनके ही पसीनों का गंध है। क्रूरता की छलांग शासन की चाह के बिना संभव नहीं है। क्रूरता की छलांग शासन की चाह के बिना संभव नहीं है। इससे पहले
कि कोई धन के भूखंड से कूच करे या किसी धर्म के किले से ध्वज लेकर कूदे, हम उन सलीबों को लेकर खड़े हो जाएं जिनमें सवाल ठोके गए हैं। इससे पहले कि कोई धन के भूखंड से कूच करे या किसी धर्म के किले से ध्वज लेकर कोई कूदे, हम उन सलीबों को लेकर खड़े हो जाएं जिनमें सवाल ठोके गए हैं। एक आदमी एक सलीब लेकर उठे और इस तरह हम अनगिनत स्वरों से गढ़ सकते हैं संगीनों और अनहोनी दस्तकों के खिलाफ हाथ बढ़ाने की भाषा। एक आदमी एक सलीब लेकर उठे और इस तरह हम अनगिनत स्वरों से गढ़ सकते हैं संगीनों और अनहोनी दस्तकों के खिलाफ हाथ बढ़ाने की भाषा। हमारी सदी का भी यही मुहावरा हो सकता है। हमारी सदी का भी यही मुहावरा हो सकता है और हम इसी तरह गढ़ सकते हैं अपनी सदी के लिए न्याय का मुहावरा। अगली कविता का शीर्षक है हम बहुत जल्दी भीड़ बन जाते हैं। दूसरी कविता का शीर्षक है हम बहुत जल्दी भीड़ बन जाते हैं। स्वागत है। हम बहुत जल्दी भीड़ बन जाते हैं और हवा को विषैला बना देते हैं। हम बहुत जल्दी भीड़ बन जाते हैं और हवा को विषैला बना देते हैं। हम सांस लेने के सारे रास्तों को बंद कर देते हैं और लीक पर चलते हुए हमारे खुर घिसने लगते हैं। हमारे कान आदती हैं झूठी गौरव गाथाओं के, जीभ हमेशा मन का स्वाद चाहती है। हम आंख बंद कर कान खुले रखते हैं और जुबान बिना लगाम के दिशाहीन चलती जाती है। हम आंख बंद कर कान खुले रखते हैं और जुबान बिना लगाम के दिशाहीन चलती जाती है। हम कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। हम कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन किसी चेहरे के प्रतीक पर ही हम भीड़ बन जाते हैं। हम कहते हैं भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, लेकिन किसी चेहरे के प्रतीक पर ही हम भीड़ बन जाते हैं। हम झंडों के साथ श्रेष्ठता के नारे लगाते हैं। धर्म हमारी आंखों में होता है और कोई भी नस्लीय प्रतीक हमारे तर्क पर चस्पा होकर हिंसा को धमनियों तक पहुंचा देता है। सूखे पत्तों पर चलते हुए हम बहुत जल्दी भीड़ बन जाते हैं। सूखे पत्तों पर चलते हुए हम बहुत जल्दी भीड़ बन जाते हैं और उसकी चरमराहट से सुन नहीं पाते हैं अपनी ही हिंसक आवाज को। अगली कविता पढ़ूंगा। जी सुनाइए। शीर्षक है तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस। हजारों साल की यातनाओं का दर्द उभारता है तुम्हारा स्कूल ड्रेस। दुर्ग की मजबूत दीवारों में कैद नहीं थी किताबें। पोथियां कैद नहीं रह सकती हैं किसी कैद खाने में। वह तो हमारी जाति थी जिसके लिए दुर्ग की मजबूत दीवारें थीं। बुर्ज पर प्रहरी थे और उनके खतरे की घंटी हमारे खिलाफ बजती थी। हजारों साल की यातनाओं का दर्द उभारता है तुम्हारा स्कूल ड्रेस। दुर्ग की मजबूत दीवारों में कैद नहीं थी किताबें। पोथियां कैद नहीं रह सकती किसी कैद खाने में। वह तो हमारी जाति थी जिसके लिए दुर्ग की मजबूत दीवारें थीं। बुर्ज पर प्रहरी थे और उनके खतरे की घंटी हमारे खिलाफ बजती थी। एक रंग इतिहास की सैकड़ों परतों को उघाड़ सकता है, इसका उदाहरण है तुम्हारा स्कूल ड्रेस। एक आकृति हजारों स्मृतियों से संवाद कर सकती है, इसका उदाहरण है तुम्हारा स्कूली झोला। आज जब तुम स्कूल जाती हो तो लगता है यातनाओं का दर्द कम हो रहा है। आज जब तुम स्कूल जाती हो तो लगता है यातनाओं का दर्द
कम हो रहा है, आंसुओं की नमी अब कुछ पतली हो चली है। तुम घर की चौखट से ऐसे निकलती हो जैसे सूरज का रथ निकल रहा हो अंधेरे के खिलाफ। तुम ना सिर्फ चौका बर्तन धो जाती हो, बल्कि उन अंधेरे कमरों को भी बुहार जाती हो जो हमारे ही घरों में पुरुषों की सोच में कहीं ना कहीं टंगा होता है। तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस हजारों साल की प्रतीक्षा का आविष्कार है। तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस हजारों साल की प्रतीक्षा का आविष्कार है, या उस गरिमा का प्रतीक है जिसे हर देह में होना चाहिए। इसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए हर तरह के अपमान और गरीबी के खिलाफ। सत्ताओं के खिलाफ तो इससे बेहतर और कोई दूसरा हथियार हो नहीं सकता। इसके आविष्कारकों ने यही कहा है। तुम्हारा यह स्कूल ड्रेस जितना सौम्य और शालीन है, यह उतना ही ताकतवर है। इसे बुनकरों ने कटी हुई उंगलियों और जली हुई रोटियों से सेंक कर बुना है। तुम दूर नहीं हो सकती कभी इनकी कारीगरी से। यह इतिहास है तुम्हारे होने का। वाह। तुम जाओ और फैल जाओ चहकती हुई इस दुनिया की रस्मों रिवाज पर। तुम जाओ और फैल जाओ चहकती हुई इस दुनिया की रस्मों रिवाज पर। यातनाओं के हर रूप को मिटा दो। उस आंख की स्याही से इबारत लिख डालो जो अब तक मेरे सीने में कसमसाती रही है। अद्भुत कविता है। अगली कविता का शीर्षक है खुश होती लड़कियां। वाह। ये एक दो कविताएं थी जिसकी प्रेरणा में स्कूल की बच्चियां या हमारे गांव घरों की बच्चियां रही हैं। खुश होती लड़कियां। खुश होती लड़कियां दिख जाती हैं गोल गप्पे के ठेले पर, चाट पकौड़े के मेले पर। खुश होती लड़कियां दिख जाती हैं गोल गप्पे के ठेले पर, चाट पकौड़े के मेले पर। खुश होती लड़कियों को देखना दुनिया को सुंदर होते हुए देखना है। खुश होती लड़कियों को देखना दुनिया को सुंदर होते हुए देखना है। लगता है किसी चित्रकार ने अपने पसीनों से रंगा हो उनका रंग, जिंदगी के कैनवास पर अपने पुरुष होने को उतार कर। खुश होती हैं लड़कियां जब कोई पुरुष उनसे मिलता है अपनी चमड़ी उतार कर, और अपनी छुअन से बहुत सारी बातें कर जाता है गोल गप्पे वाले स्वाद की। कितनी सामान्य सी बात है किसी लड़की का गोलगप्पे खाना, जैसे कि उसका खुश होना। कितनी सामान्य सी बात है किसी लड़की का गोलगप्पे खाना, जैसे कि उसका खुश होना। लेकिन कितनी मुश्किल हो जाती हैं ये बातें पुरुष के होने से। छोटे छोटे कस्बों में, आधे अधूरे शहरों में खुश होती लड़कियों का सपना नहीं होता है गोलगप्पा। छोटे छोटे कस्बों में, आधे अधूरे शहरों में खुश होती लड़कियों का सपना नहीं होता है गोलगप्पा। वे बताती हैं सांसों के लिए हवा खोजना, पंखों के लिए आसमान बुनना। खुश होती लड़कियां सिखाती हैं खुश होने की छोटी छोटी वजहें। हाँ, सुनाइए। अगली कविता का शीर्षक है मैं जानता हूं पुल की हिंसा को। कविता का शीर्षक है मैं जानता हूं पुल की हिंसा को। जी। आज मैं नदी किनारे गया था। मैंने देखा नदी भरी हुई थी बरसात के पानी से। एक औरत सिर पर चावल ढोई नदी पार करना चाहती थी। एक बच्चा स्कूल से घर लौटना चाहता था। आज मैं नदी किनारे गया था। मैंने देखा नदी भरी हुई थी बरसात के पानी से। एक औरत सिर पर चावल ढोई नदी पार करना चाहती थी। एक बच्चा स्कूल से घर लौटना चाहता था।
मटमैले रंग में रंगी नदी उफान, मटमैले रंग से रंगी नदी में उफान आया हुआ था। पानी भंवर बनाकर तेज से घूम रहा था और नदी पार कर एक औरत घर जाना चाहती थी। उसके बच्चे उसका रास्ता देख रहे थे। मटमैले रंग से रंगी नदी में उफान आया हुआ था। पानी भंवर बनाकर तेजी से घूम रहा था। औरत नदी पार कर घर जाना चाहती थी। उसके बच्चे उसका रास्ता देख रहे थे। बच्चे को भी तैर कर घर जाना था। घर में उसकी माँ उसका रास्ता देख रही थी और उसे अपने बस्ते को भीगने भी नहीं देना था कल के होमवर्क के लिए। बिना पुल के तेज धारा में नदी पार करना था। तेज बहाव के साथ पानी में अजगर का भी डर था। वह पहले ही कई लोगों को निगल चुका था। बादल डराते थे बीच बीच में गरज कर। उस औरत ने बिना पुल के नदी पार किया और स्कूली बच्चे ने भी नदी तैर कर पार किया। लेकिन मैं कह नहीं सकता नदी पार कर वे दोनों घर पहुंचे या नहीं। लेकिन मैं कह नहीं सकता नदी पार कर वे दोनों घर पहुंचे या नहीं, क्योंकि जब मैं नदी किनारे से वापस लौटा तब तक खबरों में छप चुकी थी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके लोगों की कहानी। औरत की कहानी उसके बच्चों के साथ खत्म नहीं हुई। स्कूलिया बच्चे की कहानी उसके किताबों के साथ खत्म नहीं हुई। हर बरसात में उफनती है यह नदी और चीखती हुई कहती है कहानियां। कवि कहते हैं यह सभ्यता की कहानी है। मैं एक ठेठ आदिवासी जानता हूं पुल की हिंसा को। मैं एक ठेठ आदिवासी जानता हूं पुल की हिंसा को। पुल ना हो तो इंतजार में आंसू मरते हैं और जब पुल बनाना हो तो पुल बनाने वाले नदी और उनके तैराक को रौंद डालते हैं। हर बरसात में यह पुल ढह जाता है और विकास के छोर पर नदी किनारे के लोग बह जाते हैं। मैं नदी से कहता हूं वह क्यों रोज मेरी आंख के कोरों से होकर बहती है। अगली कविता, मुझे लगता है मैं और 2 कविताएं पढ़ सकता हूं। हेलो जी बिल्कुल, पढ़िए। हेलो जी। अगली कविता का शीर्षक है विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन। विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन। मैं मिस्र की पिरामिड से होकर आया हूं। चीन की दीवार पर मैं घोड़े दौड़ा कर आया हूं। मैंने एफिल टावर की ऊंचाई मापी है और प्रेमिकाओं को उपहार देने के लिए मैंने कई बार ताजमहल की बात सुनी है। मैं मिस्र की पिरामिड से होकर आया हूं। चीन की दीवार पर मैं घोड़े दौड़ा कर आया हूं। मैंने एफिल टावर की ऊंचाई मापी है और प्रेमिकाओं को उपहार देने के लिए मैंने कई बार ताजमहल की बात सुनी है। ऐसे ही ना जाने कितनी ही इमारतें हैं जिनकी कलाओं पर रीझ कर मैंने मनुष्य के इतिहास को गौरव के साथ पढ़ा। लेकिन मैंने कहीं नहीं पाया पत्थर पर खुदा हुआ उन लोगों का नाम जिनकी औरतों ने अपने गर्भ में लोहे के गर्म हथौड़ों को उम्र भर भूखे पेट सहलाया। कल जब मैंने दिल्ली से गांव की ओर पैदल लौटते मजदूरों को देखा तो मुझे फिर से यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासतों की याद आई। कल जब मैंने दिल्ली से गांव की ओर पैदल लौटते मजदूरों को देखा तो मुझे फिर से यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासतों की याद आई। मैंने फिर से उन औरतों को याद किया जिन्होंने अपने गर्भ से सभ्यता के ऊंचे प्रतीकों को सांसें दी। आज उन्हीं इमारतों के दंभ को देख रहा हूं। वे हिल नहीं रही हैं अपनी जगह से। उन्हें कभी शिकायत नहीं होती भूखे पेट सोने की और उनके बच्चों को कभी अपना बचपना बेचना नहीं पड़ता, जबकि मजदूरों की टोली जड़ से उखड़ गई है।
जिन्हें लोग मजदूर कहते हैं, वे सभ्यता के पीक दान पर ठगे हुए भूखे होते हैं। उनकी गरिमा छिलकों की तरह उतार कर अकादमी के आवरण में छाप दिया जाता है। महान रोमन साम्राज्य की दीवारों पर लगे धब्बे उनके खून के छींटे हैं और वैदिक सभ्यता में हवन खुंड से बाहर वे शूद्र कहलाते हैं। वे चल रहे हैं सड़कों पर और सड़कें डर रही हैं अपनी मंजिल से। वे चल रहे हैं सड़कों पर और सड़कें डर रही हैं अपनी मंजिल से। वे सदन से जंगलों की तरफ कभी भी मुड़ सकते हैं। वहां हरे रंग के जुगनू होते हैं जिनकी देह में उधार की रोशनी नहीं होती। मैं विश्व विरासतों के लिए 2 मिनट का मौन चाहता हूं। उनकी मरी हुई नींव से आज मैंने फिर से मजदूरों को दूर होते हुए देखा है। मार्मिक कविता है, आगे पढ़ाइए। और एक कविता, प्रेम की नागरिकता। एक मिनट, लीजिए, अपना समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, बस मैंने कविता निकाली। प्रेम की नागरिकता। जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूं तब मेरे सामने एक मालगाड़ी खड़ी है, पहाड़ को अपने पेट में पचाती हुई। जब मैं तुम्हें याद कर रहा हूं तब मेरे सामने एक मालगाड़ी खड़ी है, पहाड़ को अपने पेट में पचाती हुई। पिता ने कहा, ये सब हमारी मिट्टी को उजाड़ कर ले जा रहे हैं। मैंने कहा, जम्मू तवी एक्सप्रेस अब आने वाली है। एक छोटा सा स्टेशन है बानो, यहां से होकर भी जाती है एक रेल जम्मू तक दिल्ली होती हुई। जम्मू का रास्ता दिल्ली होकर ही क्यों जाता है आखिर? मैंने सवाल किया और यात्रियों के साथ हो लिया। इतना सा विवरण है तुम्हें याद करते हुए, बाकी तो यात्रा है। प्रेम में चलते हुए तस्वीरों से ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं, लेकिन थोड़ा घबरा जाता हूं कहीं लोग हमारे प्रेम के बजाय हमारी नागरिकता ना पूछ बैठें, नागरिकता कानून के बारे में सवाल ना कर डालें। सवाल को मैं नकारता नहीं, बात करना मेरा निजी मामला हो सकता है, लेकिन नागरिकता कानून पर बहस सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी भी। मैं स्वायत्त तरीके से अपना विचार रखते हुए कह सकता हूं कि दुनिया को जितने नक्शों में बांटा गया है, क्या वह कम है जो हम फिर से मनुष्य के होने को खांचों में बांट दें? मैं उनसे बहस कर सकता हूं कि उन्होंने स्त्रियों को कौन सी नागरिकता दी है। छात्रों को देने के लिए उनके पास किताबें ज्यादा हैं या लाठियां? मैं समझता हूं सरकारी होने की भाषा। वे मुझसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछेंगे। प्रेम उनकी प्राथमिकता में नहीं है। वे इस मालगाड़ी के धरतीखोर होने के बारे में कोई राय नहीं रखते। पिताजी की बातें तो उन्हें नक्सलियों का मुहावरा लगेंगी। वे ज्यादा से ज्यादा हिंदू या मुसलमान हो जाने की ही बात कर सकते हैं। मैं इस रेल से जम्मू तक तो नहीं जा रहा। कभी जाना हुआ तो दिल्ली के बनाए रास्ते पर तो नहीं जाऊंगा। जिन रास्तों पर नागरिकता की जांच हो उस रास्ते तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। एक याद है तुम्हारी जो मुझे ऐसे रास्ते में ले जा रही है। स्वागत है, और सुनाइए। और एक और कविता, मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता। कविता का शीर्षक है मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता। मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता, ना ही संसद की दीवारों पर सुराख होता है। धर्म के सफेद पन्ने भी नम नहीं होते, ईश्वर की अय्याशी फिर भी कम नहीं होती।
मुआवजे की गर्दन पर चढ़कर लोहे की गाड़ी चलती है और मजदूर रेल की पटरियों पर कटकर मर जाते हैं। भूख विज्ञापनों से टकराती है और अश्लीलता न्यूज चैनलों पर नाचने लगती है। जब कारखानों में 206 हड्डियां मिलकर खुशहाली का नक्शा बनाती हैं, तब कुछ लोग पानी को चिड़ियों से छीनकर अपनी जेब में कैद कर लेते हैं। अनाज गोदामों में छुपा लिया जाता है और सिर के लिए बने छप्परों पर मुनाफे का मुकुट कस दिया जाता है। मुनाफे का एक कण संविधान पर उल्का की तरह गिरता है और गांव के गांव, बस्ती के बस्ती बेगारी के गड्ढे में ढकेल लिए जाते हैं। पसीने के नमक पर सरकारें सेंध लगाना शुरू कर देती हैं और आसमान तक हिंसा की चिमनी से गरीबी का धुआं पहुंचने लगता है। भूख के मानचित्र पर जब किसी मजदूर की गर्दन कटती है तो अय्याश देह अखबारों से अपना चेहरा ढक लेते हैं या सैनिकों को सड़क पर परेड के लिए उतार देते हैं। भूख के मानचित्र पर जब किसी मजदूर की गर्दन कटती है तो अय्याश देह अखबारों से अपना चेहरा ढक लेते हैं या सैनिकों को सड़क पर परेड के लिए उतार देते हैं। मजदूरों की मौत का सदमा लाल किले को नहीं होता है, केवल कुछ दिनों के लिए सरकारी सौदागरी से धुआं उठता रहता है। मैं अब अपनी एक आखिरी कविता पढ़ता हूं, फिर मैं स्वागत है। मुझे लगता है मैंने काफी कविताएं पढ़ ली है। कविता का शीर्षक है शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं मिट्टी का नागरिक बना। मैंने एक साथ आसमान और पानी को देखा। शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं मिट्टी का नागरिक बना। मैंने एक साथ आसमान और पानी को देखा। एक नागरिक होने के नाते मैं आज्ञाकारी बना रहा। मैंने मिट्टी के हर प्रावधानों को खुलकर जिया। मेरे लिए हवा थी और मैंने अपनी सांसों से कभी नहीं धोखा किया। पेड़ थे जेठ और बारिश के दिनों के लिए, उनकी हरियाली से मैंने अपनी भाषा का व्याकरण गढ़ने की कोशिश की। यह जरूरी था कि मिट्टी की हर चीज को अपना माना जाए। यह जरूरी था कि मिट्टी की हर चीज को अपना माना जाए और यह बात मैंने हर किसी के लिए कही। मैंने उनके लिए खुद को जगाए रखा। मैंने हर संभव कोशिश की कि हत्यारों के खिलाफ गवाही दूं। मुझे इसकी धरती में मदायद की खेती करनी थी, उसके लिए मैंने कविता से हल चलाए। शुक्रिया अदा करता हूं उस रस्म के लिए जिसमें हर कोई आमंत्रित था इस ग्रह में। मैंने फूलों में ही कांटे देखे और मगरमच्छों को देखा पानी के रास्ते में ही। मुझे शुक्रिया कहना है यहाँ की उस आखिरी प्रार्थना के लिए जिसमें आखिर हर किसी को मिट्टी में ही हो जाना है। मैं यहाँ से किसी का कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। इसकी रीति ही ऐसी है कि यहाँ के आविष्कार सिर्फ जीवित लोगों के लिए होते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस हर चीज के लिए जिसने मेरे अंदर की मिट्टी को बंजर होने से बचाए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया वनमाली सृजन पीठ का, लीलाधर मंडलोई दा, राखी जी और पूरी टीम का, आपने यह अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आभार आप सबके प्रति। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने और हमारे श्रोताओं ने और दर्शकों ने लुगुन की कविताएं सुनी। मित्रों, ये एक ठेठ आदिवासी कवि के जीवन की कविताएं हैं। इन कविताओं के अनेक रंग हैं। खुश होती लड़कियों को देखना, दुनिया को सुंदर होते देखना है। ये कविता हथेलियों में नदी को अगोरती है, ये सलीबों को लिए खड़ी है। हमारी सदी का मुहावरा इस कविता से निकलता है। ये हवा को विषैला बनाने वालों के खिलाफ है, ये भीड़ बन जाने के विरुद्ध है। हजारों सालों की यातना लिए ये कविता
स्कूल ड्रेस में जाती हुई लड़कियों के पक्ष में खड़ी है और सत्ताओं के खिलाफ स्कूल ड्रेस को एक बड़े प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। मित्रों, ये देखना होगा कि किताबें ज्यादा हैं या लाठियां। एक औरत नदी पार करती घर जाना चाहती है, एक बच्चा नदी को तैरकर पार करना चाहता है। वो अपने स्कूल ड्रेस को और अपने स्कूल के बस्ते को बचा लेना चाहता है क्योंकि उसे कल का होमवर्क करना है। मजदूरों की मौत के सदमे का बयान करती कविता है जिसे लाल किला बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दरअसल हमने आज के इस आयोजन में हाशिए की उन कविताओं का चयन किया है जो केंद्र में भाष्य के बिना अपनी जगह बना रही हैं। अब हमारे कवि हैं विहाग वैभव। दरअसल इनकी कविताओं में मनुष्यता की पुनर्रचना की जरूरी पुकारें हैं। इस दौर में मनुष्यता की हत्या में शामिल लोगों के दृश्य अदृश्य चेहरों की पहचान और पड़ताल करती विभाग की कविता है। वे मुक्तिबोध की तरह एक बेहतर दुनिया का स्वप्न देखते हैं। वे न केवल कामगार वर्ग की त्रासद स्थितियों को सामने लाते हैं बल्कि उनकी कविताओं में खरगोशों के सिसकने की ध्वनियां हैं। गिलहरियां यहाँ पेड़ों पर नहीं शिराओं में दौड़ती हैं। प्रेमिका के जूड़े में टाकने के लिए चुने गए फूल मुर्दा घर में दिखाई देते हैं। अपनी विरल राजनीतिक चेतना को वे इस अभिनव ढंग से व्यक्त करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं। होठों के रंग को करते हुए कत्थई से लाल, होठों के रंग को करते हुए कत्थई से लाल, जिस भी चुंबन को जिया मैंने उसी में बिलखती रही भगत सिंह की प्रेमिका। ये कहन भविष्य की कविता की कहन है। ये खुरदुरी लग सकती है लेकिन ये बहुत मौलिक है और हम इस कविता का स्वागत करते हैं। इन कविताओं में हमारे भविष्य का एक रोड मैप है। तो मैं राकेश जी से कहूंगा कि विहाग जी का संक्षिप्त परिचय हमें प्रस्तुत करें। शुक्रिया सर। विभाग वैभव जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। हिंदी की लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मराठी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं में इनकी कविताओं के अनुवाद हो चुके हैं। चाय पे शत्रु सैनिक कविता के लिए इनको भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। अच्छा राकेश जी, एक चीज का और बार बार अनुरोध आ रहा है कि फेसबुक पर किसी की भी प्रतिक्रियाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। शायद अपने से दिख रहा है वहां पे सर, मैसेज आ रहे हैं। आ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो आइए विहाग जी, हम अपने हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे समय के आश्वस्तकारी, विश्वसनीय और कह सकते हैं कि अपनी आँख को लिए हुए कवि हैं। विहाग जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो वनमाली सृजन पीठ नई दिल्ली का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। यह बात मैं किसी विनम्र चालाकी में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसा कि हर दौर में हर तरह की कविताएं लिखी गई, लेकिन जिन दो कवियों पूर्ववर्ती कवियों ने यहाँ पाठ किया अभी, ऐसी कविताएं सुनकर अक्सर मैं एक गहरी सांस लेकर एकांत में कहीं बैठ जाता हूँ। इन सबके बीच मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की बात सिर्फ इतनी है कि अब भी बहुत सी कविताएं लिखी जा रही हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें सुनकर हम रो सकते हैं। सही तो ये मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए था ताकि मैं अनुज लुगुन जी और वंदना टिटे जी को मैं और अच्छे से सुन पाता।
मैं कुछ और कविताएं लेकर आया था, लेकिन जैसे कविताएं पढ़ी गई यहाँ पर, मुझे लगा कि मुझे अपनी कविताएं बदल देनी चाहिए। नहीं, मैं आप अपनी पसंद की कविताएं भी सुनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक कवित्व भार जो होता है हमारे पहले पढ़ने वाले कवियों ने हम पे डाल दिया है। उससे अलग भी होना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल सर। पहली कविता का शीर्षक है, इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। है ना पर? इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। यहाँ से आगे अतिरिक्त नींद के स्वप्न में तितली का अमलतास को न चूम पाने का कपासी दुख नहीं होना है। यहाँ से आगे अतिरिक्त नींद के स्वप्न में तितली का अमलतास को न चूम पाने का कपासी दुख नहीं होना है। यहाँ से आगे महुआ की गंध से देश के विस्थापन का घाव भर लेना नामुमकिन होगा। यहाँ से आगे ठुमरी पर बजता पखावज सदियों दूर से आती मानुष चीख में बदल जाएगा। यहाँ से आगे कत्थक करते कमल दल से पांव मानुष लोहू में डूबने लगते हैं। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। यहाँ से आगे घृणा की आग में जली बस्तियां आएंगी। मध्यकालीन मर्द के मस्तिष्क के मवाद से मरी बच्चियां आएंगी। परिवार के कोल्हू में कच्ची तीसी सी पेड़ दी गई स्त्रियां आएंगी। बीमार मनुष्यता के लिए जंगल से सन्नाटे की औषधि बटोरते हुए पहाड़ों में जिंदा दफनाए गए मुंडा और पोप्पो आएंगे। अवर्णों की हड्डियां उनके लहू में घिसकर चंदन लगाने वाली संस्कृतियां आएंगी। मजलूमों का रक्त पीकर जवान हुई सभ्यताएं आएंगी। वध की भाषा में कत्ल की कथाएं आएंगी। यहाँ से आगे ऐसा बहुत कुछ आएगा जिससे निपटने के लिए यहाँ से बहुत बहुत पीछे जाना होगा। यहाँ से आगे लाशों से पटे धर्मस्थलों के गर्भगृह में बर्बरता की करुणा से तर्क युद्ध लड़े जाएंगे। यहाँ से दुख नहीं दुख के कारण आएंगे। यहाँ से आगे बहसों का अंधड़ आएगा। यहाँ से आगे पुनर्व्याख्याओं की लू चलेगी। जिनकी चेतना के गुणसूत्र अनुकूल नहीं है ऐसे मौसम के लिए, वे लौट जाएं। बहुत भीषण है यहाँ से आगे कलाओं की दुनिया। बहुत दुर्गम है यहाँ से आगे संवेदनाओं के रास्ते। यहाँ से बदलते हैं कहानी के पात्र। यहाँ से बदलती है कविता की भाषा। यह इस नई सदी और सभ्यता का आखिरी मोड़ है। इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। अगली कविता है, सूर्य का नदी में डूबने की भाषा में विदा। मैं जौनपुर में जन्मा और तुम सिमडेगा में। मैं जौनपुर में जन्मा और तुम सिमडेगा में। हम एक ही झंडे तले दो देश में जन्मे। मैं जौनपुर में जन्मा और तुम सिमडेगा में। हम एक ही झंडे तले दो देश में जन्मे। एक दिन नदी पार की धक धक वीरानी पर बैठे हुए मेरी गोद से दूर होती हुई जब तुमने कहा था, जिसे तुम जंगल कह रहे हो वो मेरा घर है। तुम्हारी उस अरब गर्भित रहस्यमयी मुस्कान से मेरी आत्मा का आईना ताउम्र लड़ता रहेगा हंसदा। तुमने जिस महान करुणा से मुझे माफ किया था वह मुझे उम्र भर मुलायम रखेगी। अपने घर की याद में गिरा तुम्हारा एक चुप कतरा आंसू मेरी जिंदगी भर की चीख पर भारी रहेगा हंसदा। पैरों में मेमने की उछल बांधकर कल परसों तक तुम चली जाओगी अपनी घर की ओर। तब पिछले बरस की एक रात उंगलियों से छूकर मेरी पीठ पर तुम्हारे हाथों उगाए हुए जंगलों में तुम्हारा घर गुम हो जाएगा। तुमने कहा सिमडेगा में प्रेम कोई फल नहीं जिसे खाया जाता हो। वहां यह एक फूल होता है जिसे रोपना पड़ता है।
अब जब कल परसों तक तुम अपने इतने बड़े घर में गुम हो जाओगी, तब नहीं देख पाओगी कि तुम्हारी एक छुअन भर से लहलहा उठने वाला ये मन न फूल रहा न फल। तुम कभी नहीं जान पाओगे कि सिमडेगा की पहाड़ी पर उतरी पूर्णिमा की ओट में मेरे साथ तुम्हारी रतकेल की तमन्ना मेरी कामिच्छा को उम्र भर सताती रहेगी। और बरसों बाद भी अस्खलित घुप अकेले में उठती मेरी सिसकियों के ऐन बीच बीच तुम्हारे नाम की पुकार आती रहेगी। हंसदा हंसदा, तुम मुझे इस निगाह से मत देखो जैसे देखा जाता है किसी को आखिरी बार, जैसे निश्चित हार की लड़ाई में जाता हुआ सिपाही देखता है अपनी बीमार बच्ची को। हंसदा, हमारा प्रेम दो देश की लड़ाई में कुर्बान नहीं जाएगा, वह सिमडेगा के जंगलों में फूलता रहेगा, जिसकी गंध बीच की दीवार पार कर एक दिन मेरे जौनपुर तक जरूर आएगी। तुमसे प्रेम के अपराध में मेरा देश लामबंद होगा और अपनी पुरातन घृणा से मार देगा। देश की सुरक्षा के मद्देनजर हुई मेरी हत्या की खबर सुनकर तुम अपना हृदय जले हिरण की राख लपेट कर बिलख मत पड़ना। मेरी मृत्यु मेरे जंगल और तुम्हारे घर के फूल जितनी स्वाभाविक होगी। उस खोती हुई दिशा की बेला में आकाश को मृदंग बना लेना और पहाड़ों से उतरते हुए मध्यम आवाज में गाना अपने बाबा से सुना वही लोकगीत, जिसमें एक फूल पहाड़ बनता है, पहाड़ जंगल बनता है, जंगल घर बनता है। घर को कुछ नहीं बनना होता, क्योंकि घर घृणा के विरुद्ध होता है। बहुत सुंदर। अगली कविता है, हमारे चेहरों पर चीखों के धब्बे हैं। यह राजगीर पहाड़ी पर पिछले 19 सितंबर 2019 को एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अराजक तत्वों ने एक युगल के साथ छेड़खानी की और इस लड़की के साथ बलात्कार की दुर्दम घटना घटित हुई थी, उसी बारे में है। स्वागत है। हमारे चेहरों पर चीखों के धब्बे हैं। पिछली 24 रातों से मेरे स्वप्न में आने वाला नालंदा के राजगीर पहाड़ी पर बलात्कृत स्त्री के यौनांग से रिश्ता खून और 6 पुरुषों के लिंग से बहता सभ्यता का वीर्य मेरे मस्तिष्क में मवाद की तरह जम रहा है। इतिहास हत्यारों के दलाल की तरह सच छुपाने का आदी है। वह कभी नहीं कहेगा कि आशीर्वाद से और खीर खाकर गर्भवती हुई स्त्रियां वस्तुतः उन गलीज आत्माओं वाले महात्माओं और ऋषियों द्वारा बलात्कृत औरतें हैं। त्रिशूलधारी त्रिपुंड मंडित रक्तखोर इतिहास से मुझे उम्मीद भी नहीं। वह तो सदियों से नालंदा के राजगीर पर्वत पर बह रहे 6 पुरुषों का वीर्य पोछने में लगा हुआ है। तो क्या राजगीर के पत्थरों पर एक बलात्कृत स्त्री और उसके असहाय प्रेमी को छोड़कर हम चांद पर चढ़ जाएं? फिर इतिहास हमें हत्यारों का दलाल कहेगा। भाड़ में जाए इतिहास, भाड़ में जाए हत्यारे और भाड़ में जाए उनके दलाल। सवाल एक बलात्कृत स्त्री और छत बिछत हुई सभ्यता का है। सवाल यह है कि इसे लेकर हम किस अस्पताल में जा सकते हैं, किस रसायन से धुल सकता है हमारे सूख चुके रक्त की शक्ल का पत्थरों पर पड़ा यह सदियों पुराना दाग। किस भाषा में, दुनिया के किस अदालत में दायर किया जा सकता है ये मुकदमा। अब समय आ गया है कि सृष्टि के सभी प्राणियों, जंगलों, पर्वतों और नदियों की सामूहिक पंचायत से यह तय कर लिया जाए कि इस दुनिया में पुरुष रहेगा कि मनुष्य। मैं 24 रातों से सुन रहा हूं कि वह लड़की मुझे कातर आवाज लगाए जा रही है। इतिहास के चंगुलों में फंसा उसका प्रेमी मुझे मेरे मनुष्य होने का वास्ता दे रहा है। स्वप्न और स्वप्न से बाहर ये आवाजें दिन रात मेरा पीछा करती हैं। इन दिनों मेरा बदन क्रोध, हताशा, चिंता और शर्म से अक्सर थरथराने लगता है। मैं बारहा महसूस करता हूँ
कि ये आवाजें सिर्फ 24 दिन से नहीं बल्कि सदियों से मेरा पीछा कर रही। बहुत मार्मिक कविता है। विहाग, जब तुम कविताएं ढूंढते हो ना तो उसमें भी एक कविता होती है। अपनी वरना कविताओं मैंने को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सर, ये मेरी गलती है, मैंने किया नहीं इसको। वरना मैं अपने पहली कविता पढ़ी थी पुरखों को याद करते हुए। विहार जी फैन चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चला लीजिए आप। उससे आवाज साफ नहीं आती है, लेकिन ठीक है। चला के देखिए, अगर आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे तब बताएंगे। नहीं, पसीने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सदियों से हमारा पीछा कर रही है। हमें नहीं अच्छा लग रहा तो इसमें भी कविता है। शुक्रिया सर। हम पसीनों के कवि हैं। बिल्कुल सर, हम तो श्रम के कवि हैं। वे सारे मेरे अपने हैं जो सभ्यता के इतिहास में अवर्णित रहे, जिनका होना न होने से बिल्कुल भी अलग नहीं रहा, जो हवा और पानी की तरह चुपचाप अपने काम पर गए और वापस लौटकर गुम हो गए ब्रह्मांड के किसी कोने में, जिनका उल्लेख भाषा में कहीं कहीं भी नहीं पाया जा सकता। इतिहास जिनके नामों के पीठ पर लदकर हम तक आता है, वे उनके सिपाही हुए। हरक्यूलिसों और अशोकों की निर्मम महानता के लिए, उनकी हवस के लिए लड़े और बेनाम दफन हो गए युद्ध भूमि की कोख में। वे सारे मेरे अपने हैं जिनकी मृत्यु का मुआवजा अदद दो आंसू की मेहरबानी के लिए तरसता रहा। इतिहास जिन्हें विराट शौर्यजीवी योद्धा कहता है, उनकी जमीन की तरफ देखिए, वे मेरे पुरखों की लाशों की ढेर पर खड़े हैं। साफ और सम्मानजनक प्यास को घाव भरे पीठ पर लाद कर वे जीवन भर भटकते रहे। साफ और सम्मानजनक प्यास को घाव भरे पीठ पर लाद कर वे जीवन भर भटकते रहे। बैलों की तरह जुतते रहे बैलों के साथ, और बैलों से कम मजूरी मिली जिन्हें, बैलों के गोबरों से जिन्होंने रोटियां बनाई, जो ताजमहल बनाए और कत्ल हो गए, जो भूख भरी थाली को बगल खिसका किसी पूर्वासी का छप्पर उठाने के लिए दौड़ गए बेशर्त। वे सभ्यता की सड़ चुकी लाश को कंधे पर लाद गाथाओं की मुर्दहिया तक पहुंचाते रहे। वे सारे मेरे अपने हैं। वे ज्यादातर श्याम वर्णी वर्णी मेहनतकश बलिष्ठ हुए। इतिहास ने उन्हें राक्षस कहा और वध किया। पहाड़ की मानिंद जीवट और रुई की तरह मुलायम, पूंजी के अभाव में सीने में पल रहे मृत्यु को छुपा ले गए और पीढ़ी की पहली स्कूल जाती बेटी की लाल चोटी पर फिदा होकर बिफर पड़े। वे किसी की महानताओं के लिए झंडा उठाते रहे, सभा में झाड़ू लगाते रहे, पुल के लिए लोहा काटते रहे, सड़क के लिए गिट्टी तोड़ते रहे, पानी के लिए जमीन खोदते रहे। वे किसी की महानताओं के लिए झंडा उठाते रहे, सभा में झाड़ू लगाते रहे, पुल के लिए लोहा काटते रहे, सड़क के लिए गिट्टी तोड़ते रहे, पानी के लिए जमीन खोदते रहे। वे किसी भी वर्णन के आदि आदि हुए। वे किसी भी वर्णन के आदि आदि हुए। सभ्यताएं जिनके पसीने को सूख कर हरी होती रहीं, महानताएं जिनके रक्त से ऐश्वर्य पाती रहीं, गाथाएं जिन्हें राक्षस कहती रहीं, वे सारे के सारे मेरे अपने हैं। अगली कविता है। बहुत मामूली सी चीजें चाही थी उन्होंने, मेरे पुरखों ने एक छत चाही थी, धूप सर्द और बारिश से जो छुपा सके सिर। बच्चे जब थरथराते थे ठंड से, तो पिता की आत्मा कटे पतंग सी कांपती हुई गिरने लगती थी पीड़ा के महासागर। खेत का इतना भर टुकड़ा चाहते थे वे,
कि मुट्ठी भर भूख की मक्तलनुमा हवेली पर बंधुआ हुए बगैर परिवार को जिंदा रखा जा सके और न्यूनतम आत्माभिमान का सौदा कर लाए गए अन्न से बच्चों की क्रूरतम मृत्यु को स्थगित किया जा सके। जबकि वे जानते थे मनुष्य के नंगेपन के आगे देह का नंगापन कुछ भी नहीं। जबकि वे जानते थे मनुष्य के नंगेपन के आगे देह का नंगापन कुछ भी नहीं, फिर भी बच्चों का, बीवी का तन ढक जाए कि सभ्यताएं बची रह जाएं नंगी होने से, इतना भर वस्त्र चाहा था मेरे पुरखों ने। कुछ एक थे जिसने इन सब से ऊब कर एक देश चाहा था, कोड़ों से कत्ल हुए बगैर जिसे वे अपना कह सकें। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ से सुखाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता दूर, सदियों दूर से गंधाती है मुझे। पर धर्म की आग पर पके अजन्मी पीढ़ियों के गर्भ से सुखाए शराबी की उल्टियों की तरह तुम्हारी सभ्यता सदियों दूर से गंधाती है मुझे। मैं देखता हूं कि वहां अय्यास इतिहास के कोटरों में अकूत अनाज सड़कर बजबजा रहा है। सड़ी सभ्यता के संग्रहालय में रखी वह जड़ीदार शेरवानी मेरे पुरखों की हड्डियों से बनाई गई हैं। एक भूख सदियों से मेरा पीछा करती है, एक भूख सदियों से मेरा पीछा करती है, एक आदिम कराह सीने में सारंगी की तरह बजती रहती है। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी पीठ पर कोड़ों के 1000 निशान मिलेंगे। माँ कहती है जन्मजात हैं ये निशान। भूख भर अन्न, धूप पर छत, प्यास भर पानी, बहुत मामूली सी चीजें चाही थी मेरे पुरखों ने। पर घृणा के मवाद का खाद पाकर लहलहाती हुई तुम्हारी सभ्यता ने उन्हें भूख में डुबो कर मारा, पानी से बांध कर मारा, इतिहास की छत बनवाई और छत में चुनवा कर मारा। एक कविता और पढ़िए। मैं आखिरी कविता पढ़ रहा हूं। जी, स्वागत है। मानव द्रोहियों की जैविक संरचना के संदर्भ में। ये कविता उनके बारे में है जो अब तक की मेरी कविता की जो पढ़ी गई उसके प्रतिपक्ष थे। बहुत अच्छे। मानव द्रोहियों की जैविक संरचना के संदर्भ में। वे वीर्य से नहीं घृणा से उपजे थे। वे वीर्य से नहीं घृणा से उपजे थे। वे मनुष्य योनि में हुए और मनुष्यता के मवाद की तरह जीते रहे। मनुष्य को मनुष्य से अलगाते रहे, मनुष्य को परोसते रहे मनुष्य का मांस और मनुष्यता की आत्मा चबाते रहे। ऐसा करते हुए वो पुराने करैत की तरह मुस्कुराते रहे। वे धार्मिक ग्रंथों से निकले और खतरनाक जीवाणुओं की तरह सभ्यता के भूगोल पर इस छोर से उस छोर तक फैल गए। इतिहास में पसर गए द्वेष के अजगर की तरह, हवा में जहर की तरह समा गए। पानी पर बैठ गए कुंडली मारकर। उन्होंने कलम बनाई और उससे विधर्मियों का कत्ल करने का काम लिया। गर आग हाथ लगी तो सबसे पहले उन्होंने दूसरों के घर जलाए। कपास हाथ लगा तो दुनिया का गला घोट सकने लायक फंदा बनाया। वे मनुष्य की सबसे सुंदर चीजों का सबसे अश्लील इस्तेमाल करते रहे। वे मनुष्य की सबसे सुंदर चीजों का सबसे अश्लील इस्तेमाल करते रहे। वे पहाड़ पर गए तो पहाड़ों के गर्भ में बम छोड़ आए। वे नदी को छुए तो नदियां सूखती चली गईं। वे जंगलों में गए तो जंगल में आग लग गई। उनका लालच इतना विशाल था कि उसमें पूरा का पूरा ग्रह शक्कर के एक दाने सा समा सकता था। उनका लालच इतना विशाल था कि उसमें पूरा का पूरा ग्रह शक्कर के एक दाने सा समा सकता था। वे अभियंता हुए तो काली चमड़ियों वाले मनुष्य की हड्डियों से पुल बनाते रहे। वे डॉक्टर हुए तो मनुष्य की सबसे तेज मृत्यु कर सकने वाली दवा तलाशते रहे। वे प्रोफेसर हुए तो भाषणों से निर्लज्ज इतिहास का बदन ढकते रहे। वे कवि हुए तो भाषा से सत्ता की नाक पोंछते रहे। वे ऋषि या साधु हुए तो देखते ही देखते बलात्कारी में बदल गए। वे मंत्री हुए तो पूरी बेहयाई से हत्यारे हो गए। वे सदी के दुर्दांत हत्यारे हुए
तो प्रधानमंत्री हो गए। वे वह सब कुछ हो गए जो मानव देह के लिए विभत्स और सभ्यता के लिए विनाश का कारण हो सकता था। वे आतताई स्वप्न यात्री थे। वे आतताई स्वप्न यात्री थे। वे मेरे सपने में वे 33 करोड़ मुंह वाले अजगर की शक्ल में आते रहते हैं। वे आखिरी जन्म जितने नए हैं, वे पहली मृत्यु जितने पुराने हैं। वे मनुष्य योनि में हुए और मनुष्यता के मवाद की तरह जीते रहे। इसके अलावा मनुष्यों और उनमें एक ही जैविक अंतर था। मनुष्य स्त्री और पुरुष के प्रेम संसर्ग से उपजा था और वे 7 समंदर जितने बिच्छुओं के डंक को निचोड़ कर इकट्ठा हुए घृणा और विष से पैदा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पाठ का अवसर दिया गया। बाकी आगे संचालन करते हैं। मित्रों, मानव द्रोहियों की जैविक संरचना तक पहुंचती कविता शायद हमने पहली बार सुनी। इन कविताओं में विस्थापन की त्रासदी के बयान थे, दुख नहीं दुखों के कारणों की कविता थी, सदी और सभ्यता के मोड़ से आगे की कविता का एक पता था, एक झंडे तले 2 देशों की नागरिकता की पहचान थी, जिसे तुम जंगल कहते हो वह मेरा घर है। इस तरह की मानीखेज पंक्ति थी, जैसे अपनी बच्ची को देखता है कोई, जले हिरण की राख को पहचानता है एक स्त्री के भीतर, जो चेहरों पर चीखों के धब्बे की शिनाख्त करता है, जहां पर इतिहास हत्यारों का दलाल हो उठता है, जो पत्थरों के दाग तक जाता है, जो ये कहता है कि सृष्टि में पुरुष रहेगा या मनुष्य। ब्रह्मांड में गुम होते लोगों की कविता को इस तरह हम पहली बार सुनते हैं। मित्रों, आज एक बात मैं स्वीकार करना चाहूंगा, वो बात यह है कि मैंने लगभग पिछले 40 सालों में हजारों कार्यक्रम किए हैं। आज की कविता की ये शाम मेरे उन किए हुए कविता के कार्यक्रमों की शाम के बीच में एक अद्वितीय अनुभव इस अर्थ में है कि मेरे अपने जीवन के इतिहास में इतनी अच्छी कविताओं का, जो मानीखेज कविताएं हैं, जो पुरखों के जीवाश्म तक जाती है, जो जैविक संरचनाओं में उतर कर हत्यारों की तलाश करती है, ऐसी कविता किसी मंच पर एक साथ इतनी ढेर सी कविताएं, चाहे वंदना जी की कविताएं हों, चाहे लुगुन जी की कविताएं हों, मतलब ये समझिए कि ये हमारे समकालीन परिदृश्य की वो कविता है जो सचमुच में भविष्य की कविता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की कविता नहीं है, ये किसी एक आदिवासी लोक की कविता नहीं है, ये विश्व के किसी भी आदिवासी लोक की कविता है, किसी भी ऐसी सभ्यता की कविता है जहां पर गहरे अंधेरे हैं, जहां पर लोग उजालों को तलाश रहे हैं, जहां पर लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जहां उनकी चीखें नहीं पुकारे हैं और पुकारों में चीखें हैं। तो इस तरह के सारे फर्कों को मिटाती हुई ब्रह्मांड में गुम होते जा रहे लोगों की आवाजों की कविता इस तरह से बहुत कम हमारी समकालीन कविता में है। और मैं हमारे तीनों कवियों का सचमुच बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। और शायद पहली बार मैं राखी की भी तारीफ करता हूँ कि उसने संयोजिका के रूप में इन 3 कवियों को इस मंच पर लाने का काम किया, और उम्मीद है कि आगे भी वो इसी तरह के नियोजन और आयोजन करती रहेंगी। मैं अपने सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का जो इसमें जुटे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करने की तो एक कविता थी, तो मैं
उस कविता का एक हिस्सा बनकर कहता हूँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर कुछ लोग हाथ रेस कर रहे हैं, प्रांजल है, वसंत जोशी जी है, वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं। जरूर जरूर, स्वागत है। प्रांजल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। वो शायद चल, प्रांजल जी, वसंत जी ने, दो लोगों ने हाथ रेस किया था, हैंड रेस। मेरे ख्याल से वापस लौट गए। हाँ वो वापस चले गए। कुछ लोग के मेरे पास मैसेज आए हैं कि आपने इन हेलो कवियों आ गए। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मंडलोई सर नमस्कार आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं 1 मिनट में मैं मेरा छोटा सा परिचय दे दूं। जो मेरा निजी परिचय ये है कि मैं आकाशवाणी राजकोट में अभी सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। स्वागत है। और मैं सर आपसे मिला भी हूँ दिल्ली में। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सर, बोलिए आप। हाँ सर मैं दिल्ली में आपसे मिला हूँ, पर आपको मैं कवि के रूप में जानता हूँ, आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में भी मैं आपको जानता हूँ। पर आज का ये जो आयोजन हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तो अभी गुजरात में है, मैं राजकोट में हूँ गुजरात में, तो यहाँ पर इस प्रकार के उपक्रम बहुत कम होते हैं हिंदी कवियों को सुनने का। तो आपका ये जो मंच है बहुत अच्छा है और मुझे न्योता दे गया तो मैं अवश्य इसमें शामिल हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी मुझे सूचना मिलेगी तो मैं बिल्कुल सभी निमंत्रित कवियों का काव्य पाठ सुनने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी बढ़िया टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है कि आपने इन कवियों को प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इन कवियों ने हमें प्लेटफॉर्म दिया। वास्तव में इनकी कविताएं सुन के बनमाली सृजन पीठ जरूर ही अपने को गर्वित महसूस कर रहा है। तो इन कवियों का भी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अनुज जी, विहाग जी, वंदना जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तरफ से भी धन्यवाद आपको, लीलाधर मंडलोई सर को और पूरे पीठ को। धन्यवाद सर जी सबको धन्यवाद, आप सबको भी, वंदना दी को, विहाग को और पूरी टीम को थैंक यू। आप सभी को जिन्होंने आयोजन किया और जिन्होंने मेरे साथ साथ अपनी कविताएं पढ़ी, मेरे दोनों भाई, उन सबों को बहुत बहुत आभार और जोहार। जोहार।